हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आ गया है आपका डेली डोज और इसमें इंडियन इकोनॉमी और इसका ही ये पार्ट 7। हमारा जो इकोनॉमी का सीरीज़ चल रहा है एपीएफओ का, वो आपको यूज़फुल लग रहा होगा। उसमें हमारा जो पहला 2 लेक्चर था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे था। जैसे हमारा पहला वाला आपका नेशनल अकाउंटिंग पे बेस्ड था, जिसमें हमने जीडीपी जीएनपी का कंसेप्ट देखा। उसके बाद दूसरा वाला जो था हमारा, उसमें हमने टैक्सेशन देखा, ठीक है, टाइप्स ऑफ टैक्सेस देखा। और हमारा जो थर्ड आने वाला है उसमें हम लोग देखेंगे बजट, ठीक है। और बजट में हम लोग क्या देखेंगे, किन कौन कौन सा कंसेप्ट हम लोग देखेंगे, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और उनसे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होता है उसको, ठीक है। तो आप जो है, आपके पास अब टाइम काफ़ी कम बचा है, तो आप सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चलें। अगर आपका जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं हुआ है तो उसको आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि उससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आता है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इंडस्ट्रियल लॉज को भी आप अच्छे से पढ़ें। हमारा जो लेक्चर सीरीज़ चल रहा है उसको आप फॉलो करें, उस पर वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और हमारे जो चैनल पे जो हमारा प्रीवियस वीडियोस पड़ा हुआ है रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है, उसको भी आप अच्छे से देखें। और आप डेली जो है एटलीस्ट हाफ एन आवर या 1 आवर निकाल के आप क्वांट का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ठीक है। आप 1 बाय 1 चलें। आप जैसे पहले टाइम एंड वर्क अगर कंप्लीट कर लिए तो फिर स्पीड एंड डिस्टेंस टाइम करें, फिर स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम कंप्लीट कर लिए तो प्रॉफिट लॉस करें, ठीक है। तो अगर आप धीरे धीरे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो है क्वांट का लेवल थोड़ा इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। और आप क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करें अच्छे से, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ अपना स्टार्ट करते हैं डेली डोज। तो इसमें भी क्या है, देखिए इसमें 5 क्वेश्चंस रहेंगे। ये बिल्कुल आपके ईपीएफओ पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इनको उसी तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। तो आप सारे क्वेश्चंस पे पहले पॉज करें, आप वीडियो को देखें अच्छे से, पॉज करके क्वेश्चंस को देखें और फिर आप ऑप्शंस को देखें। और आप अगर आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग फिर एक्सप्लेनेशन तो देखेंगे ही, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल लेबर, ठीक है। CPIW बोलते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स या इंडस्ट्रियल लेबर, ठीक है। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसके बारे में पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, इट्स बेस ईयर इज टेकन एज 2001। तीसरा स्टेटमेंट क्या है बताइए, द CPIW इज़ मेनली यूज फॉर डिटरमाइनिंग डियरनेस अलाउंस, जिसको हम लोग DA कहते हैं, पेड टू सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, ठीक है। तो बताइए आपको इसमें से क्या क्या करना है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान रखें कि आपसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। तो आपका पहला ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी है आपका 2 and 3 ओनली, सी है आपका 1 and 3 ओनली और डी है आपका 1, 2 and 3। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है 1 and 2 ओनली, ठीक है। इसमें पहला जो 2 स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। अब हम इसको देखेंगे। अब देखिए क्या होता है कि इस क्वेश्चन को यहाँ पर इसलिए दिया गया था क्योंकि अभी हमारा जो नेशनल अकाउंटिंग वाला जो लेक्चर था इकोनॉमी का, उसमें हमने पढ़ा था कि CSO प्लस NSSO, ठीक है, वो बन गया था NSO। और NSO जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कैलकुलेटिंग GDP एंड CPI, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देखना है कि CPI भी जो होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं, ठीक है। सारा CPI जो है वो CSO या NSO कैलकुलेट नहीं करती है। यहाँ पे कुछ जो है वो कुछ दूसरे डिपार्टमेंट भी करते हैं, तो हम लोग इसको यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, द CPIW इज़ मेनली यूज फॉर डिटरमाइनिंग, ये कहा कि डियरनेस अलाउंस और ये सब के लिए यूज़ होता है। मिनिमम वेजेस को भी डिसाइड करने में यूज़ आता है ये। इसके बाद क्या है, देखिए, द CPIW इज़ कंपाइल्ड एंड मेंटेन बाय लेबर ब्यूरो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर NSO नहीं करती है, यहाँ पर आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर एक लेबर ब्यूरो है, वो इसको कैलकुलेट करती है। देखिए क्या, न्यू सीरीज ऑफ CPIW इज़ मेंटेन्ड is with base 2016 has replaced the existing series with base 2001। मतलब अर्लियर जो इसका इन बेस ईयर था वो 2001 था, अब जो है वो 2016 हो चुका है, ठीक है। इसमें देखिए कुछ क्राइटेरियाज़ हैं। हमेशा हम जानते हैं कि हर इंडेक्स में कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं, उस पर हम लोग वेटेज असाइन करते हैं और उसके बाद हम लोग इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें क्या क्या है, देखिए, जैसे पहला है फूड एंड बेवरेजेस, दूसरा है हाउसिंग, तीसरा है क्लोथिंग एंड फुटवेयर, 4th है फ्यूल एंड लाइट, 5 है टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स एंड 6 है मिसलेनियस, ठीक है। तो आप इसके बारे में अगर थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके पास मेन इन्फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसको कैलकुलेट कर रहा है, दूसरा कि ये इसका बेस ईयर क्या है, तीसरा कि इसमें जो है हम लोग वेटेज कैसे असाइन कर रहे हैं, ठीक है।
अब देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन, इस क्वेश्चन को इसलिए लिया गया था कि यहाँ पर जनरली आपको कन्फ्यूजन होता है। देखिए क्या, दैट एट प्रेजेंट इंडिया हैज़ 5 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस, ठीक है, 5 CPI हैं इंडिया में टोटल। अब आपको सिर्फ 2 ही पता था जो NSO कैलकुलेट करती है, लेकिन आपको 3 नहीं पता था, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए पहला आपका CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो हमने अभी देखा, उसके बाद है CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबर जिसको AL बोलते हैं, ठीक है, और CPI फॉर रूरल लेबर्स, ठीक है। दीज 3 इंडेक्सेस आर कंपाइल्ड बाय लेबर ब्यूरो। अभी हमने देखा कि लेबर ब्यूरो जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है वो इसको कैलकुलेट करता है। और आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें क्योंकि EPFO में भी, EPFO का भी डोमेन जो है वो इसी में लाई करता है, तो ये क्वेश्चन जो है आपकी EPFO पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या आपका CPI अर्बन एंड CPI रूरल जो है, इसको जो है NSO कैलकुलेट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मॉस्पी जिसको हम लोग बोलते हैं, और ये कंबाइंड राइज इन रिटेल प्राइस को कैप्चर करता है, जिससे हम लोग फाइनली जो है हम अपनी कंट्री का इन्फ्लेशन डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या आपने यहाँ से क्या जाना कि आपका टोटल जो है वो 5 CPIs होता है, इसमें 3 जो है वो आपके लेबर ब्यूरो कैलकुलेट करती है और 2 जो है वो आपका NSO कैलकुलेट करती है, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा इंटरनेशनल बॉडी से भी, आपका ग्रुपिंग्स या बॉडी से आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो ये बिल्कुल उसी पे बेस्ड है, तो आप इसको भी वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बिम्स्टेक, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा है मलेशिया, तीसरा है म्यांमार और फोर्थ है सिंगापुर। तो बताइए इसमें कौन कौन कंट्रीज़ जो है वो बिम्स्टेक के पार्ट हैं। तो बताइए इसका सही आंसर है 1, 3 एंड 4, मलेशिया नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक इज़ अ रीजनल मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए रीजनल क्या, क्योंकि ये साउथ एशियन रीजन या साउथ ईस्ट एशियन रीजन के कंट्रीज़ ही इसमें हैं, और दूसरा क्या है मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो कोऑपरेशंस हो रहे हैं वो मल्टीलैटरल हो रहे हैं, ठीक है, आपस में बहुत कंट्रीज़ के बीच में हो रहे हैं, प्लस मल्टीपल एरियाज़ में हो रहे हैं, इकोनॉमी टेक्निकल, उसको हम लोग आगे देखेंगे। देखिए इट्स मेंबर लाई इन द लिटोरल एंड एडजेसेंट एरियाज ऑफ बे ऑफ बंगाल कंस्टिट्यूटिंग अ कंटिगुअस रीजनल यूनिटी, ठीक है। आउट ऑफ देखिए इसमें 7 मेंबर्स, 5 देखिए 5 आज फ्रॉम साउथ एशिया, कौन कौन से हैं उसमें, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका, और साउथ ईस्ट एशिया से कौन है 2, थाईलैंड एंड म्यांमार, इसको आप याद कर लें। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए अब थोड़ा सा इवोल्यूशन देख लेते हैं, बिम्स्टेक बना था कैसे। दिस सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन केम इन टू बीइंग इन 1997 थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। अगर आपको कहीं पूछा जाता है कि बिम्स्टेक का जो है वो कौन से डिक्लेरेशन से बनाया गया था, तो ये बनाया गया था बैंकॉक डिक्लेरेशन से। इनिशियली इट वॉज फॉर्म्ड विथ 4 मेंबर्स, ठीक है, जिसमें था बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड, ठीक है। उसके बाद ये बन गया था, बाद में इंक्लूजन ऑफ म्यांमार, ये बिम्स्टेक EC बन गया था, और उसके बाद अभी जो है ये बिम्स्टेक कंप्लीट कहलाया गया, ठीक है। अब इसमें नेपाल और भूटान को भी ऐड किया गया। अब आपको यहाँ पे देखिए क्या करना है, अगर आपको याद नहीं रहता है कि इसमें कौन कौन मेंबर्स नहीं इसमें है, तो इसमें एक तरीका है इसको याद करने का। देखिए इसको आप इस तरह से याद रखें, बिम्स्ट BN, ठीक है, BIMST BN, इस तरह से आप याद रखें। तो BIMST तो आपको पता है कि कौन कौन है, बताइए। BIMST में बांग्लादेश हो गया, इंडिया, म्यांमार, ठीक है, श्रीलंका एंड थाईलैंड, ये तो आपके हो गए इस बिम्स्ट में। उसके बाद आपका बचा BN, तो आप BN कैसे याद करेंगे, आपका भूटान एंड नेपाल, ठीक है। तो आप इस तरह से अगर आपको याद रखें कि बिम्स्टेक में कितने मेंबर्स हैं, तो बिम्स्टेक में हम लोग याद करेंगे बिम्स्ट BN, ठीक है, इससे आपको याद रहेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन देखिए, जेंडर पैरिटी इंडेक्स GPI is a socio-economic index usually designed to measure the relative access to education of males and females, ठीक है। ये एक सोशियो इकोनॉमिक इंडेक्स है, तो आपको बताना है कि ये कौन रिलीज़ करता है। इट इज़ रिलीज्ड बाय, फर्स्ट है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दूसरा है आपका यूनिसेफ, तीसरा है आपका वर्ल्ड बैंक, और चौथा है आपका यूनेस्को, ठीक है। तो बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा, इसमें सही आंसर है यूनेस्को, ठीक है। हम लोग इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए GPI इज़ रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को एज अ पार्ट ऑफ इट्स ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट।
ये ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट निकालती है जिसका एक पार्ट है GPI, ठीक है। इन शॉर्ट देखें हम लोग समझ लेते हैं, GPI एट वेरियस लेवल्स रिफ्लेक्ट इक्विटेबल पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल्स इन स्कूल सिस्टम। ये जो है ये इंडेक्स क्या मेजर करता है कि आपके हर लेवल ऑफ एजुकेशन पे गर्ल्स का कैसा पार्टिसिपेशन है, ठीक है। इंडियाज GPI फॉर ईयर 2018-19 एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, ये यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। और इंडिया का जो GPI है वो इंडिकेट करता है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़ एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है। तो इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको मेनली जब आपको इंडेक्स आता है तो आपको क्या इंपॉर्टेंट रखना है कि कौन सी बॉडी निकाल रही है और ये जो है इंडेक्स ये किसके बारे में है। इसमें बहुत डिटेल में आपका क्वेश्चन नहीं आएगा कभी भी इंडेक्स में। आप पे दो इन्फॉर्मेशन है, एक तो ऑर्गेनाइजेशन जो इस इंडेक्स को निकाल रही है और दूसरा क्या कि ये इंडेक्स किस पे बेस्ड है, ठीक है। इन दो फैक्ट्स आपको पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो इंडेक्स पे बेस्ड में आप एलिमिनेट करके आंसर ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना। ये भी देखिए आपका लेबर और जो हमारे जो मतलब हमारे जो डाउन ट्रॉडन लोग हैं उनके लिए जो है वो ये स्कीम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है क्योंकि गवर्नमेंट जो है अभी क्योंकि कंट्री में जो है काफ़ी जॉब लॉसेस हुआ है तो उसके केस में जो है ऐसा स्कीम्स लाती है। तो इन सब स्कीम्स को आप EPFO पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप ये सब स्कीम्स जो हम लोग ऐसे भी हमारा इकॉनमी का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग देखेंगे, पर ऐसे हमारा डेली डोज भी जो चल रहा है उसमें भी हम लोग एक एक स्कीम लेके आएंगे तो आप क्वेश्चन के माध्यम से ही इसको सीख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिसको हम लोग PMSYM भी बोलते हैं। तो आपका पहला है स्टेटमेंट, इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। दूसरा क्या है, द सब्सक्राइबर शुड बिलोंग टू द एंट्री एज ग्रुप ऑफ 18 to 40 ईयर्स। तीसरा आपका क्या है, ही शी शुड नॉट बी एन इनकम टैक्स पेयर, ठीक है। तो बताइए कि इसमें से कौन कौन सा करेक्ट है। तो पहला है आपका 1 and 2 ओनली, दूसरा है आपका 2 and 3 ओनली, तीसरा है आपका 1 and 3 ओनली और आपका ऑप्शन डी है 1, 2 and 3 ओनली। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है 2 and 3 ओनली। पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है क्योंकि ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ना ही एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसको आपको बहुत ध्यान देना है। अब देखिए हम लोग उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। PMSYM is a central sector scheme administered by Ministry of Labor and Employment and implemented through LIC, ठीक है। LIC इसको इम्प्लीमेंट करती है एंड कम्युनिटी सर्विस सेंटर्स CSC, जिसको हम लोग जानते हैं आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया से। और LIC विल बी द पेंशन फंड मैनेजर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर पेंशन पे आउट, ठीक है। फाइनली जो इसमें जो हम लोग पैसा जो जमा होता है और उसको फिर पेंशन के फॉर्म में जो देगा तो ये काम जो है वो LIC करेगा, ठीक है। इसमें देखिए एलिजिबिलिटी हम लोग दे देते हैं, किसी भी स्कीम का सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले इसमें कौन है कि अनऑर्गेनाइज लेबर्स हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पर देखिए हुज मंथली इनकम इज़ ₹15,000 पर मंथ और लेस, ठीक है। उसके बाद क्या है, द सब्सक्राइबर शुड बिलोंग टू द एंट्री एज ग्रुप, इसी के बीच में वो अगर लाइक करेंगे तभी वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद क्या है, द सब्सक्राइबर विल बी रिक्वायर्ड टू हैव अ मोबाइल फ़ोन, सेविंग बैंक अकाउंट एंड आधार नंबर। और उसके बाद क्या है, दे शुड नॉट कवर्ड अंडर जो हमारा बाकी जो स्कीम्स चलता है जैसे NPS हुआ या ESIC हुआ, APF हुआ, उसके अंडर वो कवर नहीं होने चाहिए। ये सब जो है जनरली आपके फॉर्मल जॉब्स में ये सब होता है, EPFO NPS ये सब। तो ऑब्वियसली ये जो स्कीम है ये थोड़े अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले लोगों के लिए है, ठीक है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में आपका क्या है, ही और शी शुड नॉट बी एन इनकम टैक्स पेयर, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे, इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। मिनिमम एश्योर्ड पेंशन है इसमें, देखिए हर सब्सक्राइबर को मिनिमम एश्योर्ड पेंशन ऑफ 3,000 पर मंथ मिलेगा आफ्टर अटेनिंग एज ऑफ 60 ईयर्स, ठीक है। और फैमिली पेंशन क्या है, ड्यूरिंग द रिसीट्स ऑफ पेंशन इफ द सब्सक्राइबर डाइज द स्पाउस ऑफ द बेनिफिशियरी शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव 50% ऑफ द पेंशन रिसीव्ड बाय द बेनिफिशियरी एज फैमिली पेंशन। और फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल ओनली टू स्पाउस, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। ये देखिए आपका एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इसको आप लोग अटेम्प्ट करें। ये आपके इकोनॉमी के कंसेप्ट से रिलेटेड है। अभी हम लोग इसको एक आने वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से देखेंगे कि बेस इफेक्ट क्या होता है, पर यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ गया। अगर आप क्वेश्चन के माध्यम से भी सीख लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अ रैपिड इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज समटाइम्स एट्रीब्यूटेड टू द बेस इफेक्ट, ठीक है।
व्हाट इज़ बेस इफेक्ट, ये आपके 2011 यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। और आप जान लें कि यूपीएससी का जो क्वेश्चन होता है वो कहीं ना कहीं रिपीट भी होता है। अगर आपका यूपीएससी के सिविल सर्विसेज में आया है तो वही क्वेश्चन हो सकता है आपकी ईपीएफओ में आ जाए, अगर आपकी ईपीएफओ में आया है तो हो सकता है आपकी सीडीएस में आ जाए। तो ऐसा क्वेश्चन जो है ऑफन रिपीट होता है। तो यहाँ पर आपके बेस इफेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपका पहला ऑप्शन है इट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ड्रास्टिक डेफिशिएंसी इन सप्लाई ड्यू टू फेलियर ऑफ क्रॉप्स। ठीक है। दूसरा क्या है आपका, इट इज़ इम्पैक्ट ऑफ सर्ज इन डिमांड ड्यू टू रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। तीसरा क्या है आपका, इट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द प्राइस लेवल ऑफ प्रीवियस ईयर्स ऑन द कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट। और ऑप्शन डी है आपका, नन ऑफ द स्टेटमेंट्स ए बी एंड सी गिव अबव इज करेक्ट इन दिस कंटेक्स्ट। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, आप परेशान नहीं हो। हम लोग जब सीपीआई, जब हम लोग इन्फ्लेशन इंडेक्सेस पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग बेस इफेक्ट को देखेंगे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए, बेस इफेक्ट रिलेट्स टू द इन्फ्लेशन इन द करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर इफ द इन्फ्लेशन रेट वॉज टू लो इन द करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर। इवन अ स्मॉलर राइज इन द प्राइस इंडेक्स विल अरिथमेटिकली गिव अ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन नाउ। देखिए, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, पर हम लोग इसको थोड़े से ईजी वे में समझते हैं। जैसे आप समझिए कि आपका किसी साल जो है बेस रेट, हम लोग बेस रेट जो है इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझते, एक नॉर्मली समझते हैं। जैसे आप सोचिए कि आपके पास एक साल में आपने 100 रुपये कमाया, ठीक है, और अगले साल आपने 200 रुपये कमाया। ठीक है, तो आपका जो है आपने 100 रुपये ज़्यादा कमाया है। ठीक है, तो आप 100 के, आपने जो पहले 100 रुपये कमाया था और उसके रेस्पेक्ट में आपने 100 रुपये ज़्यादा कमाया है, तो आपका जो है आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट 100% ग्रोथ हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर जो है हम 300 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है, तो 300 रुपये हम लोग किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, 200 रुपये के रेस्पेक्ट में, तो वो ऑब्वियसली कम परसेंट हो जाएगा। मतलब जैसे जब आपने एक साल में 200 रुपये कमाया था और अगले साल आपने 300 रुपये कमाया, तो आपने 100 रुपया ही एक्स्ट्रा कमाया। ठीक है, और विथ रिस्पेक्ट टू कितना, 200, तो अब जो है आपका परसेंटेज जो है वो घट जाएगा। ठीक है, कि आपने कितना परसेंट जो है वो कमाया है। तो यही होता है बेस इफेक्ट। इसके वजह से क्या होता है कि आपका कभी इन्फ्लेशन काफ़ी कम आ जाता है, कभी इन्फ्लेशन आपका काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, आपका जीडीपी कैलकुलेशन में भी जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो काफ़ी कम दिखता है, कभी काफ़ी ज़्यादा दिखता है। तो ये जो होता है ये बेस इफेक्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, हमारा जो CPI WPI का लेक्चर आने वाला है इन्फ्लेशन पे बेस, उसमें आप लोग देखेंगे कि हम लोग इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से डील करेंगे। ठीक है, तो आप जो है इसी कारण आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप EPFO का जो हमारा इकॉनमी का सेक्शन है उसको अच्छे से फॉलो करें, क्योंकि आपका हमने पहले ही कहा था कि 7 to या 9 क्वेश्चंस जो हैं, या 7 8 9 कुछ भी हो सकते हैं, या इवन UPSC इसको चेंज करके ज़्यादा भी कर सकता है। तो क्वेश्चंस आपके आएंगे और आपको इन सब क्वेश्चन को सही करने के लिए आपको एटलीस्ट 10 लेक्चर्स जो है इकॉनमी का वो देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपका हर डोमेन कवर हो जाएगा, जैसे आपका GDP GNP, आपका टैक्सेस, आपका बजट, उसके बाद CPI WPI, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, पर हम लोग EPFO पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कंसाइज करेंगे और एक ही लेक्चर में कोशिश करेंगे कि आपको एनफ इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए कि अगर EPFO में अगर आपका गलती से ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो आप एटलीस्ट उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने लायक रहें। ठीक है, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी पता होगा तो आप उस क्वेश्चन को ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट आप इतने ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेंगे कि आपका 50% चांस रहेगा, और वहाँ पर अगर आप रिस्क लेते हैं तो आपका सही भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट इकॉनमी वाले लेक्चर में, और आप इसी तरह से डेली डोज भी प्रैक्टिस करते रहें, क्वेश्चंस को देखते रहें। प्रीवियस भी जो हमारा डेली डोज आया उसको भी आप देखें, उसको ऐसा नहीं, इसको अगर आप काफ़ी दिन हो गया है देखे हुए तो आप उसको फिर से एक बार देख लें, 2x पे देख लें, कि आपका रिवीजन जो है वो होते रहे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।